नमस्कार, मैं नागेंद्र यादव, देख रहे हैं आप स्वाभिमान एक्सप्रेस। इस समय गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में यदुकुल शिरोमणि समागम 2022 श्री कृष्ण सम्मान का भव्य आयोजन किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि थे भारत देश के सपूत परमवीर चक्र विजेता मेजर योगेंद्र यादव जी की यह उपस्थिति थी। कुछ देर पहले वो यहाँ से निकल चुके हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक हैं काली शंकर यादव। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में रहे भारत देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान राम आश्रय यादव जी। सर, स्वागत है आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। स्वागत है आपका भी। क्या उद्देश्य रहा है आपका इस कार्यक्रम में आने का सर? मेन हमारे समाज के लिए जो यदुकुल शिरोमणि सम्मान से सम्मानित होने का कार्यक्रम रखा गया था, इस समागम में सारे देश से और विदेश से भी हमारे नेपाल के सांसद महोदय आए थे। योगेंद्र सिंह यादव जो परमवीर चक्र विजेता हैं, सबसे कम उम्र के, तो टाइगर हिल तो हमारे देश का नाम रोशन किए थे, तिरंगा फहराए थे। उनका भाषण सुना गया, बहुत ही अच्छा लगा। और ये अहिर रेजिमेंट का जो मांग है और उनके द्वारा जो संयोजक काली शंकर द्वारा जो 11 सूत्री जो कार्यक्रम है, उसके लिए हम लोग सभी लोग एक साथ मिलकर के काम करने के लिए। अहिर रेजिमेंट की मांग पिछले कई वर्षों से लगातार चली आ रही है। क्या ये मुहिम जो है रंग लाएगा? आप लोग गठन करवा के मानेंगे? कार्यक्रम की शुरुआत हुई है धीरे धीरे। जब योगेंद्र सिंह यादव जैसे महावीर परमवीर चक्र विजेता 7 जुटे हैं, तो इसका रंग लाना ही है। 50,000 हमारे शहीद हो चुके हैं यादव समाज के लोग, तो ये बहुत बड़ी बात है ना। कुर्बानी जो दी है उनका इनाम इतिहास में होना चाहिए। सर, आप अपने समय में एक अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, क्या ख्याति और क्या उपलब्धि रही, कुछ बताएंगे सर? एशिया विजेता रहा, 10 बार नेशनल चैंपियन रहा, वर्ल्ड चैंपियनशिप में 4था स्थान रहा। इस तरह से तमाम देशों में जाकर के भारत का तिरंगा लहराया और देश और प्रतिनिधित्व किया। इसी तरह प्रदेश और रेलवे में हमने नौकरी करके अपने प्रदेश और देश का नाम गौरवान्वित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री कृष्ण सम्मान प्रतियोगिता में भगवत गीता बांटा जा रहा है, क्या ये सबको दी जा रही है भैया? हाँ, सबको दी जा रही है। श्रीमद् भगवत गीता तो हमारा ग्रंथ है, और मतलब इसको देने के पीछे क्या उद्देश्य होगा आप लोगों का? अभी तो उद्देश्य बहुत लंबा है। अच्छा, हाँ। क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के तहत? कार्यक्रम को और आगे बढ़ेगा, ये अभी बढ़ेगा, एकदम बढ़ेगा, पूरा भारत में बढ़ेगा। अहिर रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं सब? हाँ, मांग हो रहा है रेजिमेंट का। हाँ, ठीक है। यदुकुल शिरोमणि सम्मान समारोह में, श्री कृष्ण सम्मान समारोह में हमारे मित्र देश, पड़ोसी देश नेपाल के माननीय सांसद श्री प्रमोद यादव जी उपस्थित हैं। सर, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं स्वाभिमान एक्सप्रेस में। धन्यवाद। सर, नेपाल से आप भारत देश में आए हैं, क्या उद्देश्य है इस कार्यक्रम को अटेंड करने का आपका? यहाँ जो है कोई राजनीतिक कार्यक्रम भी नहीं था, और जो है यदुकुल का कार्यक्रम था, तो हमको जो है जानकारी आया इसके जो है संस्था से, तो मुझे बड़ा खुशी लगा और गर्व भी लगा कि जो है सब यादव लोग से मुलाकात होगा। जो भी हमारे हिंदुस्तान में यादव हैं या नेपाल में यादव हैं, सब जगह से जोड़ने का काम हम लोग कर रहे हैं। और यहाँ आने के बाद जो है बहुत अच्छा लगा। जो है जो मुख्य अतिथि थे जो है योगेंद्र यादव जी, लगायत पन्नेलाल यादव जी, राम आश्रय यादव जी, लगायत बहुत लोग थे यहाँ पे जो है वरिष्ठ यादव लोग के जो है पहलवान जी भी लोग थे। और यहाँ जितने भी यादव आए थे, जितने सम्मानित हुए जो है, चाहे टाइगेंटो हो गए, चाहे मतलब हर समुदाय के लोग यहाँ थे जो है, मतलब हर मान लीजिए टीचर हो गए, पुलिस विभाग के हो गए, और भी बहुत सारे संस्था से थे जो मतलब यहाँ सम्मानित हुए हैं। सबको मैं हृदय दिल से सम्मान भी करना चाहता हूँ और बधाई भी देना चाहता हूँ। और यादव लोग के जोड़ने जो काम हो रहा है, इसके लिए हम जो इस संस्था को धन्यवाद देना चाहता हूँ। सर, यहाँ आके भारत देश में आपको प्यार मिल रहा है कि नहीं? प्यार तो बहुत पहले से है, 250 साल से पहले से प्यार है। जो है ये राजनीतिक प्यार नहीं है, ये जो है दोनों देश का जो है संबंधों का अपना पूरा रोटी और बेटी का संबंध मानते हैं। है वो हमेशा रहेगा, और हमेशा अभी भी है, पहले भी था, हमेशा रहेगा। सर, कुछ दिन पहले थोड़ा एक राजनीतिक प्रश्न है, कुछ दिन पहले भारत और नेपाल के बीच में खटास आ गई थी। माना जा रहा था कि चीन के बहकावे में नेपाल देश कहीं न कहीं आ गया हो, इस पर क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा कोई बात नहीं था। कोरोना के चक्कर में सब था जो है, ऐसा कोई बात नहीं था। कोरोना में हर जगह से दिक्कत था, इसलिए जो है इधर का उधर बीमारी न जाए, उधर का इधर बीमारी ना आए करके इसलिए था, और कोई बात नहीं था ऐसा। धन्यवाद। सर, आप नेपाल में पहली बार सांसद बने हैं या दोबारा हैं? पहली बार बने हैं सांसद। कौन सी पार्टी है सर? कांग्रेस से। कांग्रेस से? अभी सरकार में है। अभी वो आप वहाँ पे सरकार में? जी। भारत देश के लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे नेपाल की तरफ से? अब नेपाल तो वैसे में ही अच्छा जगह है। हमारा कहाव है कि नेपाल में आप लोग पूरे हिंदुस्तान के लोग घूमने आइए, क्योंकि अपना घर है वो जो है।
और वैसा जगह, नेपाल जैसा जगह पूरे वर्ल्ड में नहीं है। हर स्तर से वहाँ नेचुरल हर कुछ है। जैसे 20 किलोमीटर में, हर एक 20 किलोमीटर में नेचुरल वहाँ है। कितने डिग्री टेम्परेचर में आप रहना चाहते हैं नेपाल में, हर जगह रह सकते हैं और सुरक्षित भी हर तरह से वहाँ पे है। कोई दिक्कत किसी को नहीं आएगा, उसका कोई दिक्कत हम लोग जिम्मेवार हैं। सब पूरे हिंदुस्तान को, यूपी वासी को, सबको हम जो है निमंत्रण करना चाहते हैं। आप नेपाल कम से कम घूमने आइए, पशुपतिनाथ दर्शन करिए, बुद्ध भगवान का दर्शन करिए। बहुत ऐसे वहाँ मुक्तिनाथ, बहुत ऐसे देव देवता वहाँ पे हैं जो हिंदुस्तान में नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान और नेपाल के जितने भी देव देवता एक आपस में सब जो है सटे हुए हैं, कोई दूर नहीं है। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। नेपाल के सांसद श्री प्रमोद यादव जी ने यहाँ गोरखपुर के गोकुल अतिथि भवन में यदकुल शिरोमणि सम्मान समारोह 2022 कार्यक्रम में हिस्सा लिया। भारत देश और नेपाल का रिश्ता इन्होंने रोटी और बेटी का बताया। जो अब रोटी और बेटी का जो रिश्ता नेपाल और भारत देश का कायम था, वो अब तक कायम है और हमेशा कायम रहेगा। माननीय सांसद श्री प्रमोद यादव जी ने ये सुनिश्चित किया है। यदकुल शिरोमणि समागम 2022 में श्री कृष्ण सम्मान समारोह कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं हमारे देश के अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री पन्नेलाल यादव जी। चाचा जी, स्वागत करते हैं आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस में। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद। क्या उद्देश्य रहा है आपका इस कार्यक्रम में आने का? भाई यही अरेंजमेंट होना चाहिए। जो यादव सम्मेलन हुआ है यही अरेंजमेंट के लिए, ये माननीय प्राइम मिनिस्टर से आग्रह है कि इसको जारी करें। भारतीय थल सेना में यही रेजिमेंट की स्थापना चाहते हैं? जी 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 जी। सवाल एक उठ करके आता कि और भी लोग अपने जातियों की रेजिमेंट की मांग करने लगे तो फिर? हम अपनी बात करते हैं, जिसको मांगना हो वो भी मांग ले। अच्छा, भाई जिसको मांगना मांग ले, हम अपनी मांग कर रहे हैं। मंच पे परमवीर चक्र विजेता योगेंद्र यादव जी आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा ऐसा? वो तो आप सुने ही हैं। वो भी चाह रहे हैं कि इसी के विकास के लिए आए थे, यही अरेंजमेंट बना। आप अपने समय में एक बहुत ही ख्याति वाले पहलवान रहे, अंतर्राष्ट्रीय पहलवान है, आपकी चर्चाएं हुआ करती थी। उस समय आपने क्या क्या उपाधि प्राप्त की, कुछ चर्चा कर दीजिए। वर्ल्ड चैंपियनशिप खेले हैं, कॉमनवेल्थ खेले, एशिया में सिल्वर मेडल जीते हैं, 10 बार नेशनल का गोल्ड है। यही छोटा सा इतिहास है। अच्छा, छोटा सा है। गोरखपुर से ही है मूलतः? हाँ, मूलतः गोरखपुर से कहाँ? मूल से जगतबेला मेरा गांव है, यहीं के रहने वाले हैं। जगतबेला? हाँ, जगतबेला। माना जाता है बहुत ही छोटे परिवार से उठ करके आप इतनी बड़ी महान उपलब्धि हासिल की हैं। बड़ा आदमी तो भोग भोगता है, छोटा आदमी जगह खोजता है। जो जगह खोजता है जगह पा जाता है। अमीर आदमी मौज खोजता है। यानी संघर्षों के दम पर ये मुकाम हासिल हुआ? संघर्ष का कोई पैदा नहीं हुआ। 4 प्रकार के पुरुष होते हैं। एक प्रकार का पुरुष वो होता है जो स्वयं पहचाना जाए। 2 नंबर का पुरुष वो होता है जो पिता द्वारा पहचाना जाए जीवन भर। पिता की पहचान जरूरी है लेकिन कुछ उम्र तक। 3 नंबर का पुरुष होता है जो ससुराल द्वारा पहचाना जाए। 4 नंबर का पुरुष होता है जो पत्नी द्वारा पहचाना जाए। 4 प्रकार का प्रकार है। भाग्य जिसकी जिसमें हो जाए, जैसा कर्म वैसा फल। बहुत बहुत बड़ी बात करें आप। सुने 4 प्रकार के पुरुष होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। 1 नंबर स्वयं, 2 नंबर पिता द्वारा, 3 नंबर पिता की पहचान जरूरी है लेकिन एक उम्र तक। 3 नंबर ससुराल द्वारा, 4 नंबर पत्नी द्वारा। देश के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? अंतिम सवाल है। भाई देखिए, हम खिलाड़ी, हम तो चाहेंगे देश का युवा खिलाड़ी बने, देश का नाम रोशन करे, पढ़े, स्वस्थ रहे और देश का विकास करे, अपना विकास करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। इस समय हमारे साथ मौजूद है गोरखपुर विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष अमन यादव जी, जो यदकुल शिरोमणि समागम श्री कृष्ण सम्मान के भव्य कार्यक्रम में इन्होंने भी शिरकत की। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं स्वाभिमान एक्सप्रेस में। बहुत धन्यवाद छोटे। यहाँ पर आने का आपका क्या पर्पज़ रहा है और आपको भी सम्मान मिला है, ये क्यों मिला है? देखिए, ये सब कार्यक्रम जो होते हैं वो के समाज में छुपे हुए लोग जो एक विभूति होते हैं, जो कोई महान काम किए होते हैं, समाज के लिए प्रेरणा बन सकते हैं, ऐसे विभूतियों को, ऐसे विलक्षण प्रतिभा के लोगों का एक समागम होता है। यहाँ से आने के बाद एक नौजवान पीढ़ी को, एक समाज को आप संदेश देते हैं कि हमारे समाज में भी ऐसे ऐसे लोग हैं, तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ उससे प्रेरणा पाती हैं और मेहनत करती हैं।
इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य यही है कि समाज को एक संदेश दिया जाए कि आप अपने आप को कर्तव्य विहीन ना करें, अपने आप को नर्वस ना करें। आपके समाज में भी लोग हैं जो परमवीर चक्र विजेता हैं, आपके समाज में लोग हैं जो राजनीति में भी अच्छा किए हैं, बहुत गरीबी स्थिति से आकर किए हैं, शिक्षा के क्षेत्र में जज तक रहे हैं और पत्रकार रहे हैं। तो इन सारे बंधुओं को जब सारे लोग देखते आए हमारा समाज कि ऐसे ऐसे, जैसे कि आदित्य यादव, वो लड़की जो है गोल्ड मेडल लेकर आई, ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आई है, बहुत बड़ी चीज़ है। वो लड़की कितने लोगों के लिए प्रेरणा बनी होगी। समाज के लिए, अपने कुल के लिए भी प्रेरणा है और समाज के लिए भी प्रेरणा है और महिलाओं के लिए भी प्रेरणा है वो। तो इस तरह के समागम कार्यक्रमों से विभिन्न प्रतिभाओं का एक मंच पर मुलाकात हो जाता है और सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि प्रतिभाएं एक प्रेरणा के रूप में समाज में जाती हैं और प्रतिभाएं निकलती हैं वहाँ से। यानी आपको ये सम्मान मिला है कि आपने भी गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र संघ अध्यक्ष बन करके कहीं ना कहीं एक इतिहास रच दिया था, उस वजह से। देखिए, ये संदेश है पिछड़े समाज के या फिर हम लोगों के माता पिता जिस बैकग्राउंड से, गांव किसानी से लोग विश्वविद्यालयों में पढ़ने आते हैं, छात्र राजनीति करते हैं, तो अमन यादव सिर्फ एक प्रेरणा के रूप में आए। चूँकि लाखों हज़ारों लोगों ने उसके लिए संघर्ष किया, उपलब्धि मुझे प्राप्त हुई, इसका सौभाग्यशाली मैं हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेरे ही परिश्रम का मुझे परिणाम मिला है। मेरे आने कुर्बानियों को लोग नहीं याद रखते हैं, जो बलिदान में सर कट गए उनको लोग नहीं याद रखते हैं। उन तमाम कटे हुए सरों का सरताज मैं हूँ, मतलब उनका इनाम मुझे मिला हुआ। लंबी पीढ़ियाँ, लंबी श्रृंखला, वो आंदोलन धरने, वो संघर्ष का इनाम मुझे मिला। इस बात के लिए मैं सौभाग्यशाली हूँ और समाज को ये संदेश देना चाहता हूँ कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। आप लगातार काम करते रहिए, कदम आगे बढ़ाते रहिए। आज नहीं तो कल आप नहीं सफल होंगे, आपका भाई सफल होगा, कोई दूसरा व्यक्ति आपके एक कदम को और आगे बढ़ाता चला जाएगा। तो हम लोग एक तरह से समाज के लिए संदेश है कि राजनीति विश्वविद्यालयों में भी जो एक मिथक चला आ रहा था कि विशेष वर्ग को छोड़ करके आम समाज के लोगों से कोई छात्र राजनीति में अध्यक्ष नहीं जीत सकता, इस तिलिस्म को आपने तोड़ा। हमने क्या, हमारे साथियों ने अपने सहयोग से तोड़ा उसको। अच्छा, जब आप छात्र संघ अध्यक्ष बने, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लेकिन क्या कभी कुछ ऐसा घटना घटा जिसको लेकर के आपको उसमें ज़्यादा दुख प्रकट करना पड़े? देखिए, हमारा कार्यकाल इतना संतुलित था कि सबसे पहले जो दायित्व तो मैंने खुद के ऊपर समझा कि कैंपस से में जो भी हुड़दंगई है, बाहरी लोगों का प्रवेश है, छात्रावास में ज़बरदस्ती कब्जा है, पढ़ने वाले लड़कों को कब्जा रूम नहीं मिल रहा है, बाहरी अराजक तत्व उसको कब्जा किए हुए हैं। सबसे पहले मैंने विश्वविद्यालय को इन चीज़ों से मुक्त कराया। जितने भी तमाम गोली चलना, इधर उधर के लड़के रहना या जो भी पढ़ाई से अलग जो गतिविधियाँ होती थी, अराजक गतिविधियाँ होती थी, सबसे पहले कैंपस को उसको शांत कराया गया। उसके बाद आपको पता होगा कि हम लोग जब से अध्यक्ष हुए तब से महिला छेड़छाड़ हो या कभी किसी बच्चे को मार देना, कैंपस में कभी भी कोई गोली चला देना, इस तरह की घटनाओं पर विराम लग गया। और पूरा कार्यकाल से लेकर अब तक, चूँकि आपने देखा इलाहाबाद विश्वविद्यालय में बम चला गया, जो वहाँ के छात्र संघ प्रतिनिधि हुए उनके कमरे को जला दिया गया, लेकिन हमारा विश्वविद्यालय तब से शालीन हो गया। हमारे विश्वविद्यालय से आज आप देखिए तो रिजल्ट पे रिजल्ट आ रहा है। हमारे विश्वविद्यालय की छात्राएं बिल्कुल सुरक्षित हो गई। तो छात्र संघ का जो दायित्व तो मुझे लगा कि ये हमें निर्वहन करना चाहिए, उसको पूरी ईमानदारी से किया गया। और मैं अपने सभी साथियों से और आने वाली पीढ़ियों से भी यही अपील करना चाहता हूँ कि सबसे पहले छात्र को संस्कारी होना चाहिए, अपने शिक्षकों का, गुरुजनों का, कर्मचारियों का। विश्वविद्यालय में आप आए हैं तो कुछ विश्वविद्यालय के लिए सकारात्मक करते जाइए, क्योंकि ये विश्वविद्यालय एक धरोहर है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रतिभा का मंच है वो। तो उसको जितना आप अच्छा बनाते जाएंगे, उससे आने वाली पीढ़ियों को लाभ मिलता जाएगा। भैया, आप कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय में हर चीज़ बहुत संतुलन है, लेकिन पिछले लगभग जो नए कुलपति जी आए हैं प्रोफेसर राजेश सिंह, माना जा रहा है कि विश्वविद्यालय में काफ़ी अव्यवस्थाएं फैल गई हैं। आपके होते हुए भी ऐसा, क्या आपने कोई आंदोलन किया ऐसा, या फिर कोई भी उनको नोटिस या क्या कहते हैं ज्ञापन वगैरह दिया कि नहीं? देखिए, वर्तमान कुलपति राजेश सिंह आए हुए हैं, ये बिल्कुल अभी क्या कहा जाएगा उसको, जिस तरह से शैक्षणिक शिक्षा में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है या शैक्षणिक पदों पे या गरिमामयी पदों पे भ्रष्टाचार के माध्यम से लोग जब आसीन होने लगे हैं, तो उसके वजह से जब भी अयोग्य व्यक्ति बैठेगा तो वो कहीं ना कहीं अव्यवस्था फैलाएगा। राजेश सिंह बिल्कुल ही भ्रष्टाचार में लिप्त थे, पूर्णिया विश्वविद्यालय को बर्बाद किए। दुर्भाग्य हमारे विश्वविद्यालय का रहा कि यहाँ छात्र संघ भी रुका हुआ है और ऐसे समय में कोरोना काल में जब कैंपस बंद था, ऐसे भ्रष्टाचारी कुलपति की यहाँ नियुक्ति हो गई। छात्र संघ बिल्कुल शून्य पड़ा हुआ था और कोरोना काल का इसने लाभ उठाते हुए, जब कर्मचारी, बच्चे, कैंपस पूरी तरह से बंद है, इसने अपना भ्रष्टाचार का पिटारा खोल दिया
इसने कर्मचारियों को, शिक्षकों को प्रताड़ित करना चालू किया। जब मैं आया यहाँ पर पता चला कि इस छात्रों के साथ पूरा अन्याय हो रहा है। हम लोग 15 दिन लगातार दिनों रात इसके खिलाफ 15 दिन रात धरना प्रदर्शन किए थे, उसका क्या लाभ मिला बच्चों को, या फिर अभी भी वैसे ही पेंडिंग में पड़ी हुई है? राज्यपाल महोदया के पास आप लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। देखिए, लड़ाई का कभी कभी रिजल्ट देर से आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़ाई लड़ना छोड़ दें। हमने सड़क पर लड़ाई लड़ी, हमने लगातार आंदोलन किया, 15 दिन चलाया। हमें लगा कि आंदोलन से अब हम लोग नहीं जीत पाएंगे इस भ्रष्टाचारी कुलपति से, तो हम लोगों ने न्यायालय की शरण में गए। अभी भी न्याय से विश्वास हमारा नहीं उठा है और हम मानते हैं कि न्यायालय हमें न्याय देगा और ऐसे भ्रष्टाचारियों कुलपतियों पर लगाम लगेगा। और हम लोगों ने काफ़ी लेटर राष्ट्रपति महोदय को, सर्वोच्च न्यायालय को और तमाम राज्यपाल महोदय को इनकी जो अव्यवस्था है, इनकी जो अराजकता है कैंपस में, उसके खिलाफ हम लोगों ने लगातार अवगत कराया है और जल्द ही इन पे भी निर्णय आएगा। ऐसे तमाम कुलपतियों पर डंडे चलने चालू हुए हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय में लगभग आपके अध्यक्ष बनने के बाद अभी कोई चुनाव हुआ नहीं, हर बार कुछ न कुछ अटकलें लग जाती हैं। क्या इस बार 2022 में छात्र संघ का चुनाव आप अपने नेतृत्व में, अपने आंदोलन के द्वारा करवा पाएंगे या नहीं? देखिए, छात्र संघ का चुनाव सबसे पहली बात मुख्यमंत्री का शहर है। मुख्यमंत्री जी छात्र संघ के पक्षधर रहे हैं। जब लगातार ये विपक्ष में रहते थे तो छात्र संघ की मांग किया करते थे, केंद्रीय विश्वविद्यालय की भी मांग किया करते, विद्यालय की मांग किया करते थे। लेकिन इस समय भी माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या हो गया ये हम नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको कोई और गवर्न कर रहा है, ये भी नहीं समझ पा रहे हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय को बिल्कुल उन्होंने उपेक्षागृह में डाल दिया है। ना तो कोई धन आवंटन हो रहा है, आप जैसा जान रहे हैं कि ना तो कोई नई बिल्डिंगों का निर्माण हो रहा है। ऐसे भ्रष्टाचारी कुलपतियों पर माननीय मुख्यमंत्री जी कोई एक्शन तक नहीं ले पा रहे हैं, कोई जांच एजेंसी तक नहीं बैठा पा रहे हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल परिवर्तन हो गया है और किस बात से हो गया है ये हम लोग नहीं कर सकते। लेकिन जब वो सांसद थे, मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का छात्र रहा हूँ और लंबे समय से उनको सुनता आ रहा हूँ, तो वो लगातार केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए मांग करते थे और छात्र संघ की मांग करते थे। लेकिन जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं, अब मुझे लगता है कि वो छात्रों के तेवर से या उनकी जागरूकता से खुद डरने लगे हैं। उनको ये डर सता रहा है कहीं उनकी विचारधारा के विपरीत कोई छात्र संघ प्रतिनिधि ना आ जाए, जो जिले में उनकी नीतियाँ कुनीतियाँ हैं, उनका जनहित में जो नुकसानदायक है उसका विरोध करें। कभी कभी इंसान कुर्सी पर बैठते हुए बदल जाता है, तो माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ है। वो छात्र राजनीति को लगातार उपेक्षित किए जा रहे हैं और इस लोकतंत्र की पाठशाला को ख़त्म करना चाहते हैं। देखा ये जा रहा है कि और जगह तो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं, लेकिन गोरखपुर विश्वविद्यालय में क्या वजह रही होगी जो मुख्यमंत्री नहीं चाहते क्या कि चुनाव हो? या ऐसा लोग माना जा रहा है, कैंपस में बात करने पे पता चला कि एबीवीपी पैनल कहीं ना कहीं छात्रविंग हार सकती है इस वजह से, क्या लगता है आपको? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी चूँकि एक पार्टी के सांसद रहे हैं और उस पार्टी से जीत कर ही मुख्यमंत्री बने हैं, उस पार्टी ने एक छात्र संघ विंग भी चलाते हैं वो एबीवीपी, और लगातार हमारे समय से ही एबीवीपी बिल्कुल निष्क्रिय होती चली आई है, क्योंकि वो छात्र मुद्दों को लेकर कभी सक्रिय नहीं रही है। उसके मुद्दे बड़े अनोखे होते हैं, रंगोली बनवाना और तमाम विविध कार्यक्रम, रसीद कटवाना। तो जबकि छात्रों की समस्याएं इतनी ज़्यादा है, और मैं एबीवीपी के पदाधिकारियों को ये कहना भी चाहता हूं कि आपके अंदर भी वो ऊर्जा है कि आप लगातार छात्र हित में लड़कर अपनी पहचान बना सकते हैं। लेकिन कभी भी आपने भी देखा होगा, कैंपस में आप रिपोर्टिंग करते रहते हैं, एबीवीपी का कोई भी आपको मिलेगा नहीं जल्दी सड़क पर संघर्ष करते हुए। कोई कुलपति से वो मैनेज गेम खेलते हैं, जाएंगे लेटर देंगे, लेटर लेंगे। आपकी पहचान सड़क से होनी चाहिए। छात्र राजनीति मतलब सड़क पर आंदोलन, और हम लोग आंदोलन कर ही आज आपके सामने खड़े हैं। तो मैं देखा हूँ कि एबीवीपी बिल्कुल ही एक अलग स्ट्रेटजी पे चलती है, एक अलग विचारधारा है, उसका कंट्रोलिंग पावर कहीं और है। वो बिल्कुल एक छात्र मुद्दों को छोड़ करके एक अलग ही दिशा में भटक गई है। हमेशा राष्ट्रवाद की बातें करते हैं वो। देखिए, राष्ट्रवाद की बात करना और राष्ट्र के लिए काम करना दोनों में अलग बातें हैं। मैं इतना ही कहूँगा, वो सिर्फ बातें ही करते हैं और काम करने वाले लोगों को बदनाम करते हैं। तो राष्ट्र की बात करते हैं, हम लोग राष्ट्र के लिए काम करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका स्वाभिमान एक्सप्रेस से बात करने के लिए। बहुत धन्यवाद आपका भी लगे। स्वाभिमान एक्सप्रेस से जुड़े थे गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष श्री अमन यादव जी। ये इस कार्यक्रम में आए थे यदुकुल शिरोमणि समागम 2022 श्री कृष्ण सम्मान समारोह में, जिसके आयोजक हैं श्री काली शंकर यादव जी। अब तक यदुकुल शिरोमणि समागम 2022 श्री कृष्ण सम्मान में आए हुए सभी मुख्य अतिथियों से हम आपका परिचय करवा रहे थे, जिसके कड़ी में गोरखपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष अमन यादव थे, जिसके मुख्य अतिथि थे परमवीर चक्र से सम्मानित मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जिनसे बात नहीं हो पाई, उनकी फ़्लाइट थी 2 बजे की, उनको जल्दी में जाना पड़ा। महेंद्र प्रताप यादव थे, न्यायाधीश थे। अंतर्राष्ट्रीय पहलवान
रामाश्रय यादव जी थे एवं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान श्री पन्नीलाल यादव थे तथा हमारे पड़ोसी देश नेपाल के सांसद श्री प्रमोद यादव जी यहाँ पर अतिथि के रूप में विराजमान थे। यहाँ पे देखिए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति लगी हुई है बंसी बजाते हुए और लिखा है जय श्री कृष्ण, जिसके आयोजन करता है गोरखपुर निवासी चौरी चौरा के रहने वाले श्री काली शंकर यादव। काली शंकर यादव जी ने इस संस्था का अभी हाल ही में गठन किया है। इन्होंने लगभग 11 बिंदु दिए हैं अपने समाज को एकत्रित करने के लिए। भारतीय थल सेना में आहिर रेजिमेंट की स्थापना के लिए ये मांग कर रहे हैं तथा सभी को श्रीमद् भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर शैक्षणिक पाठ्यक्रम में शामिल करवाएंगे। और भी ऐसे तमाम कई मुद्दे हैं जो यदकुल ऐतिहासिक एवं स्वर्णिम इतिहास को व्यवस्थित करके विश्व पटल पर प्रस्तुत करने के लिए इस तरह से कई मांगे हैं काली शंकर यादव जी का। धन्यवाद। आप देख रहे थे स्वाभिमान एक्सप्रेस नागेंद्र।